हेलो एवरीवन, लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीआरपीसी के कुछ ऐसे एमसीक्यू देखेंगे जो कि विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी हैं। एपीओ, एडीपीओ, पीसीएसजे आदि परीक्षाओं के लिए आप इन प्रश्नों को फॉलो कर सकते हैं। आगामी आने वाले एपीओ तथा पीसीएसजे के एग्जाम्स के लिए ये प्रश्न काफी उपयोगी हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके पास बने बेल आइकन बटन को क्लिक कर लें जिससे कि सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आता है आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पहला प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की सबसे अद्भुत अद्वितीय विशेषता निम्न में से किसे कहा जा सकता है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही आंसर का जवाब देना है। क्या है इस प्रश्न का सही आंसर है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, अर्थात ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता में जमानती तथा गैर जमानती अपराधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ए, दंड प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची में। देखिए, जब बुक्स में सभी सेक्शन खत्म हो जाते हैं, 484 सेक्शन आपके दिए हुए हैं सीआरपीसी में, जब वो खत्म होते हैं तो उसके बाद में दो शेड्यूल दिए हुए हैं, प्रथम अनुसूची तथा द्वितीय अनुसूची। आप जब पहली अनुसूची को उठाएंगे तो उस पहली अनुसूची में टेबल बनी हुई है। आप अपने साथ बुक लेकर के बैठे, उस बुक में आप पीछे की ओर देखेंगे तो एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल में आईपीसी के सेक्शन क्रम से लिखे हुए हैं और उनमें लास्ट में जाकर के लिखा हुआ है कि कौन सा जमानती है या कौन सा अजमानती है। दंड प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची ये प्रावधान करती है, ये बताती है कि कौन से अपराध जमानती हैं और कौन से गैर जमानती अपराधों की श्रेणी में आते हैं। तो इसका सही आंसर है दंड प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची में। जब आप कुछ और प्रश्नों को आगे पलटेंगे तो आपको दूसरी अनुसूची नजर आएगी। उस दूसरी अनुसूची में विभिन्न प्रकार के प्रोफार्मा दिए हुए हैं जिसमें कि संबंध, वारंट, आरोप आदि के विरचित किए जाने के संबंध में पूरी प्रक्रिया दी हुई है कि किस प्रकार से उसका फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो कि जमानती के रूप में दिखाया गया है। तो जमानती के रूप में बताया गया है, ये सीआरपीसी की पहली अनुसूची में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में प्रोफार्मा दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। तो संज्ञेय अपराध को धारा 2C में परिभाषित किया गया है। धारा 2 के संबंध में मैंने एक पूरा वीडियो डाला हुआ है जिसमें कि आप धारा 2 की सभी सब सेक्शंस को आसानी से याद कर सकते हैं। उस वीडियो की ट्रिक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख करके आसानी से इन धाराओं को याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है। तो अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है 2 के ढ में। तो आप उस वीडियो से इनको आसानी से याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए कौन प्राधिकृत होता है। तो किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार प्राधिकृत होती है और इसके संबंध में सीआरपीसी की जो धारा 24 है और उस धारा 24 का सब क्लॉज 3 इसके संबंध में प्रावधान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अनुसार यथासंभव भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376A से लेकर के D तक के अपराधों का विचारण महिला पीठासीन न्यायाधीश को करना चाहिए। तो इसके संबंध में धारा 26 का A बताता है, सीआरपीसी का धारा 26A, अर्थात सही आंसर है इसमें अ अर्थात ए। अगला प्रश्न है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार निम्न में से कितने कारावास की सजा दे सकता है। तो देखिए, धारा 29 इसके संबंध में प्रावधान करती है सीआरपीसी की और इसके अनुसार जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है ये 3 वर्ष तक के मामले में सजा दे सकता है, अर्थात 3 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा नहीं देगा। इसी सिलसिले में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष तक के कारावास की सजा दे सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थात जिसे सीजेएम कहते हैं वह 7 वर्ष तक की सजा दे सकता है, अर्थात 7 वर्ष से अनाधिक की, अर्थात 7 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। तथा एडीजे 2 प्रकार के होते हैं, एक सहायक सेशन न्यायाधीश तथा एक अपर सेशन न्यायाधीश। तो सहायक सेशन न्यायाधीश को मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास तक की सजा देने का अधिकार रहता है तथा अपर सत्र न्यायाधीश को 10 वर्ष तक के कारावास की सजा देने का अधिकार मिला हुआ है। तो इसका सही आंसर है ए, अर्थात धारा 29 के अनुसार 3 वर्ष तक की सजा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है।
तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष से अनाधिक के कारावास का दंडादेश पारित कर सकता है। अनाधिक से तात्पर्य होता है से अधिक नहीं, अर्थात 7 वर्ष से कम तक की सजा या 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के दायरे में रहता है। साधारण नगरों में इन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है तथा महानगर क्षेत्रों में इनको महानगर मजिस्ट्रेट अर्थात मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कहा जाता है। CMM अर्थात चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं और अधिकार एवं शक्तियां सभी सेम रहते हैं। अगला प्रश्न है कि द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अनुसार कितनी सजा तक का दंड देने का अधिकार होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, अर्थात 1 वर्ष तक की सजा देने का अधिकार रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पुरुष व्यक्ति भी आवश्यक परिस्थितियों के कारण किसी भी स्त्री को दिन में गिरफ्तार कर सकता है। यह निम्न में से किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, आपको सही आंसर बताना है क्या है। इसका सही आंसर है ए, महाराष्ट्र राज्य बनाम क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल 2004 सुप्रीम कोर्ट में तथा राजकुमारी बनाम SHO नोएडा 2003 सुप्रीम कोर्ट के बाद में यह अब निर्धारित किया गया था कि एक पुरुष व्यक्ति भी आवश्यक परिस्थितियों के कारण किसी भी स्त्री को दिन में गिरफ्तार कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने निम्न केस में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए हैं। किस मामले में किए हैं? तो इसका सही आंसर है सी, अर्थात दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान की कार्रवाई निम्न में से किस विधि के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है? अर्थात किसी गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान की कार्रवाई निम्न में से किस विधि के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है, यह पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है बी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 54A के अनुसार किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान की कार्रवाई की जा सकती है। प्रश्न नंबर 14 है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति का गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा परीक्षण किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी, अर्थात धारा 54। धारा 54 के CRPC ये प्रावधान करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति का गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसका जो मेडिकल परीक्षण किया जाए। अगला प्रश्न है कि एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी की संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के अंदर हाजिर होने पर अपनी कुर्क संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। 6 माह के अंदर, 2 वर्ष के अंदर, 3 वर्ष के अंदर तथा 1 वर्ष के अंदर। तो इसका सही आंसर है बी, अर्थात 2 वर्ष के अंदर ऐसा व्यक्ति उपस्थित होकर के दावा कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है? तो तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है धारा 93 के अनुसार, अर्थात सही आंसर है बी, धारा 93। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अधीन संपहरण की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा अपास्त की जा सकती है? सत्र न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा या तलाशी वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा? तो संपहरण की घोषणा ये उच्च न्यायालय के द्वारा पास की जा सकती है, अर्थात सही आंसर है ब या बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि CRPC 1973 की धारा 108 में अच्छा आचरण के लिए जमानत की मांग निम्न में से किससे की जा सकती है? तो धारा 108 के अनुसार जो जमानत की मांग की जाती है ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अर्थात कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है और कार्यपालक ऐसे व्यक्तियों से जो कि राजद्रोहात्मक सामग्री को प्रचारित कराते हैं, ऐसे लोगों से जमानत की मांग कर सकता है। तो सही आंसर है इसका डी, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो कि राजद्रोह की सामग्री को प्रचारित करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक अभ्यासक अपराधी के द्वारा 110 CRPC धारा 110 CRPC 1973 में ऐसा व्यक्ति होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर भी जो कि अभ्यास अपराध करता है। अगला प्रश्न है CRPC की धारा 125 के अंतर्गत मासिक भरण पोषण भत्ता की राशि कितनी है? तो देखिए मासिक भरण पोषण भत्ता की राशि 2001 के अमेंडमेंट के द्वारा शब्दों को 500 रुपए का जो प्रावधान था उसका लोप कर दिया गया और अब बिना किसी भी सीमा के इसको अनलिमिटेड किया जा सकता है। जो 500 रुपए की लिमिट थी उसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केवल विधिवत विवाहित पत्नी ही धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण का दावा कर सकती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सविताबेन सोमाभाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य, अर्थात ऑप्शन ए।
नेक्स्ट प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में एक पत्नी भरण पोषण का अधिकार नहीं रखती है यदि वह, पहला ऑप्शन है कि जारता में रह रही है, दूसरा है कि अनुचित एवं अपर्याप्त कारणों के आधार पर पृथक रह रही है, तीसरा है कि पति के साथ रहने से मना कर देती है तथा पारस्परिक सहमति से अलग रह रही है, तथा जारता में रह रही हो तथा पर्याप्त कारण के बिना पृथक रह रही हो एवं पारस्परिक सहमति से पृथक रह रही हो, या हिंदू धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म में परिवर्तन कर लिया हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डी, अर्थात जारता की दिशा में रह रही हो, पर्याप्त कारण के बिना अलग रह रही हो, या पारस्परिक सहमति से अलग रह रही हो, या हिंदू धर्म को छोड़ करके कोई भी अन्य धर्म में परिवर्तन कर लिया है। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अन्वेषण की नींव निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी, अर्थात प्रथम इत्तला सूचना को, अर्थात एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट को, जो कि धारा 154 में बताई गई है सीआरपीसी के में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है कि यह पुलिस अफसर को दी जाने वाली सूचना है, बी है कि सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित होनी चाहिए, सी है कि यह सूचना घटना के बाद दी जाने वाली सबसे पहली सूचना है, और डी है कि सूचना किसी भी अपराध से संबंधित हो सकती है, चाहे वह संज्ञेय अपराध हो अथवा असंज्ञेय। इसका सही आंसर आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर है डी, अर्थात सूचना किसी भी अपराध से संबंधित हो सकती है, चाहे वह संज्ञेय अपराध हो अथवा असंज्ञेय। तो ये इसमें जो कि कौन प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवश्यक तत्व नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है ये इसका आवश्यक तत्व नहीं है। बाकी जो तीनों आपको ऊपर के उत्तर दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सभी आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 160 में एक स्त्री को भी जिसे कि किसी भी अपराध के बारे में जानकारी है, उसके निवास के अतिरिक्त अन्य स्थान पर बुलाकर के परीक्षा की जा सकती है यदि मजिस्ट्रेट ने इस संदर्भ में पूर्वाज्ञा ले ली हो तथा ऐसा किया जाना न्याय के हित में आवश्यक हो, यह कहा गया था। यहां आपको 4 केसेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि सही केसेस कौन सा है जिसमें कि इस तरह की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कही गई थी। तो यह कही गई थी ऑप्शन ए, अर्थात कमला नाथ बनाम तमिलनाडु राज्य 2006 सुप्रीम कोर्ट के बाद में। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधान है कि एक 15 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता? इस प्रश्न का सही आंसर है ए, धारा 160(1). धारा 160(1) के अंतर्गत किसी भी 15 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अन्वेषण अधिकारी गवाह के कथन का अभिलेख करता है? धारा 160 में, धारा 162 में, धारा 161 में तथा धारा 163 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है धारा 161। धारा 161 के अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी गवाह के कथन का अभिलेख करता है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो किया जाता है ये किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है और जो जांच की जाती है ये मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। तो यहाँ बात अन्वेषण अधिकारी की कही गई है, तो अन्वेषण अधिकारी गवाह के कथन का अभिलेख धारा 161 के अंतर्गत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 निम्नलिखित में से किस विषय में प्रावधानित करती है? संस्वीकृति एवं कथन का दर्ज किया जाना, पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा, विशेषज्ञ परीक्षा तथा अन्वेषण प्रक्रिया। इस प्रश्न का सही आंसर है संस्वीकृति एवं कथन का दर्ज किया जाना, धारा 164। अगला प्रश्न है कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है अधिकतम 7 दिन के लिए, अधिकतम 15 दिन के लिए, अधिकतम 60 दिन के लिए और अधिकतम 90 दिन के लिए। इस प्रश्न का सही आंसर है अधिकतम 15 दिनों के लिए, अर्थात बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के अंतर्गत एक गिरफ्तार व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की अवधि क्या होती है? तो एक गिरफ्तार व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की अवधि 15 दिन होती है। यह प्रश्न अलग अलग तरीके से इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो सही आंसर है यहां पर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुलिस अभिरक्षा अधिगत करने के लिए अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। पहला ऑप्शन है सशरीर, दूसरा है अधिवक्ता के माध्यम से, तीसरा है एक आवेदन के द्वारा जिस पर के अभियुक्त ने हस्ताक्षर किए हों, और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक वीडियो संपर्क के माध्यम से। तो सही आंसर है ए, अर्थात सशरीर। पुलिस अभिरक्षा अभिकृत करने के लिए एक अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष सशरीर प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के लिए सबसे आवश्यक तथ्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को, पहला है कि प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से सामान्यतः प्रस्तुत नहीं किया जाना, दूसरा है कि प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक वीडियो कवरेज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना,
प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना और प्रथम बार व्यक्तिगत प्रस्तुत किया जाना, तत्पश्चात मजिस्ट्रेट की इच्छानुसार इलेक्ट्रॉनिक वीडियो कवरेज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डी, अर्थात प्रथम बार व्यक्तिगत प्रस्तुत किया जाना तथा तत्पश्चात मजिस्ट्रेट की इच्छानुसार इलेक्ट्रॉनिक वीडियो कवरेज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा केस डायरी से संबंध रखती है? तो इसका सही आंसर है सी, धारा 172। धारा 172 सीआरपीसी की केस डायरी से संबंध रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 172 में पुलिस डायरी या केस डायरी का उपयोग निम्न में से किस बात हेतु किया जा सकता है? साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए, साक्षियों के बयानों को अभिलिखित करने के लिए, जांच या विचारण में न्यायालय की सहायता के लिए तथा अन्वेषण में पुलिस की सहायता करने के लिए। इसका सही आंसर आपको बताना है क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है जांच या विचारण में न्यायालय की सहायता के लिए, क्योंकि केस डायरी पुलिस के द्वारा तैयार की जाती है और उस केस डायरी को न्यायालय के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि जांच या विचारण की कार्रवाई न्यायालय करता है, इसीलिए न्यायालय को उससे सहायता मिलती है। तो सही आंसर है हमारे यहाँ पर सी, जांच या विचारण में न्यायालय की सहायता करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी भी व्यक्ति या महिला जो कि पुलिस अभिरक्षा में हो की मृत्यु हो जाए या गुम हो जाए या उस महिला के साथ रेप हुआ हो, तब पुलिस द्वारा की गई जांच के अतिरिक्त जांच की जाएगी जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध हुआ है, सेशन न्यायाधीश के द्वारा या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसका सही आंसर आपको बताना है क्या है? इसका सही आंसर है बी, न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसा अपराध हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ठीक से सुमेलित नहीं है? ये चार ऑप्शन आपको यहाँ दिए हुए हैं। संज्ञेय मामलों में इख्तिलाफ धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता, मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी धारा 44 दंड प्रक्रिया संहिता, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और आरोप की अंतर्वस्तु धारा 211 दंड प्रक्रिया संहिता और एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण धारा 218 दंड प्रक्रिया संहिता। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डी। ये डी सुमेलित नहीं है कि एक से अधिक अपराधों के विचारण का संबंध जो है धारा 218 से नहीं है। धारा 218 प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए अलग से विचारण का प्रावधान करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेशन विचारण में सेशन न्यायालय किसी भी अभियुक्त की दोष मुक्ति का आदेश निर्णय सुनाए जाने से पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा के अंतर्गत कर सकता है? धारा 227 में, धारा 233 में, धारा 325 में तथा धारा 232 में। सही आंसर आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर है डी, धारा 232 में। अगला प्रश्न है, किस विचारण में अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक नहीं होता है? सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में, वारंट मामलों के विचारण में, समन मामलों के विचारण में तथा ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है समन मामलों के विचारण में, अर्थात सी। प्रश्न है कि समन मामले में मजिस्ट्रेट निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी प्रकरण पर कार्रवाई को रोक सकता है। इसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए, धारा 258 में। नेक्स्ट प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता के किस उपबंध के अधीन एक न्यायालय समन मामले को वारंट मामले में संपरिवर्तित कर सकता है? तो समन मामले को वारंट मामले में संपरिवर्तित धारा 259 के अनुसार किया जा सकता है, अर्थात सही आंसर है हमारा यहाँ ए। नेक्स्ट प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण संबंधी प्रावधान किए गए हैं? संक्षिप्त विचारण संबंधी प्रावधान धारा 260 से लेकर के 265 तक किए गए हैं, तो सही आंसर है यहां पर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया वाले अपराध में निम्न में से कौन सा दंड दिया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर है जो कि 3 माह से अधिक नहीं हो, अर्थात सही आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभिभाग चर्चा के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि वह मामला संबंधित होना चाहिए ऐसे अपराधों से जो कि। इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को विधिक सहायता दी जाती है? धारा 302 में, धारा 304, धारा 306 तथा धारा 308। इस प्रश्न का सही आंसर है धारा 304, अर्थात बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई भी न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को विचारण के किसी भी चरण में जिसकी परीक्षा की गई है बुला सकता है और पुनः परीक्षा भी कर सकता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ए, धारा 311। इस प्रश्न का सही आंसर है बी, धारा 324 भारतीय दंड संहिता। अगला प्रश्न है कि सीआरपीसी 1973 में समनीय और असमनीय अपराधों का वर्गीकरण संबंधित है। पहली अनुसूची से, दूसरी अनुसूची से, धारा 302 दंड प्रक्रिया संहिता से तथा धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता से।
इस प्रश्न का सही आंसर है सी, धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता से। इसे आप धारा 320 पढ़िए, ये 302 लग गया है, इसे 0 को उधर कर दीजिएगा, तो धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता, सही आंसर है सी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने 50 सीआरपीसी के ऐसे प्रश्नों को देखा जो कि विभिन्न परीक्षाओं के पर्पज से काफी उपयोगी हैं। सो प्लीज आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। इन वीडियोस के विषय में यदि आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कृपया अवश्य दें। इंग्लिश मीडियम में ये वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, इसको छोड़ करके आप अपनी कोई भी राय इन वीडियो के संबंध में दे सकते हैं। यदि आप इन प्रश्नों के साथ इनकी डिटेल भी चाहते हैं तो कृपया मुझे बताएं। यदि ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसा चाहेंगे तो मैं वह भी उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।